नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। 15 दिसंबर को शुरू होने जा रहे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां जारी हैं। कांग्रेस ने बैठक की, मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार की गई। चर्चा सत्र के मुद्दों को लेकर होगी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 15 दिसंबर को शुरू होने जा रहा है। सत्र से पहले सत्र की तैयारियां जारी हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई और बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति तैयार की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सत्र की अवधि को नाकाफी बताते हुए कांग्रेस की रणनीति की जानकारी दी। एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है जहरीली शराब यमुनानगर में कुछ लोग मारे गए उसके लिए, और क्योंकि इन्होंने एसआईटी की लगाई है और एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई, अभी आती भी नहीं है, जबकि हमारी मांग थी कि ये बड़ा गंभीर मामला है, हाई कोर्ट के जज के उसके अंदर सीबीआई की इंक्वायरी की जाए। सर, 3 दिन का सत्र है, क्या मानते हैं 3 दिन बहुत हैं आपके प्रदेश के मुद्दे उठाने के लिए? नहीं, कोई नहीं, कम है, लेकिन सरकार जो मेजोरिटी है कभी सेशन बढ़ाती नहीं कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते। सर, बीएससी की बैठक भी होनी है, उसमें क्या कुछ आप रखेंगे? कितने दिन का और बढ़ाने का सत्र की अवधि बढ़ाएंगे? पूरी मांग जोर शोर से रखते हैं, हर बार रखते हैं। सर, जहरीली शराब का मुद्दा तो आपने बताया, अन्य जो प्रदेश के और मुद्दे हैं, चाहे कानून व्यवस्था की बात है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था आपने देखा भाई, हरियाणा और दिल्ली जो है महिलाओं के लिए मोस्ट अनसेफ स्टेट्स हैं, इस प्रकार से हैं मुद्दे। सर, लास्ट सवाल है, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि यदि जनहित के अगर मुद्दे कांग्रेस उठाती है सदन में तो वो टाइम भी उनको देते हैं, लेकिन उनके पास जनहित के मुद्दे नहीं होते हैं। अरे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और सारे मुद्दे उठाते हैं, कभी जवाब तो आता नहीं इनका, कोई एसआईटी की रिपोर्ट आती नहीं, भ्रष्ट सरकार है, घोटाले पे घोटाला, जवाब है नहीं इनके पास। सबके साथ में डिस्कस करके जो मुद्दे हैं स्थानीय सभी विधायकों से वो लिए गए हैं और कॉलिंग अटेंशन मोशन भी दे रहे हैं, एडजमेंट मोशन भी दे रहे हैं। जहरीली शराब पर तो एडजमेंट मोशन दिया गया है, बाकी और मुद्दों पर 10-12 कॉलिंग अटेंशन दिए गए हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, किसानों से संबंधित है, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है, ये सारी चीज। लिहाजा कांग्रेस रोजगार, महंगाई, क्राइम, जहरीली शराब से हुई मौत और किसानों समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने जा रही है। 14 दिसंबर को एक बार फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, तो वहीं सरकार भी तैयारी का दावा कर रही है। ऐसे में स्पष्ट है कि हर बार की तरह इस बार भी शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने जा रहा है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। सुमित्रा चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, मनीष कडाना, प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेड्डी, प्रवक्ता इनेलो, और साथ ही सुखवीर तंवर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार, डिबेट में हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत बीजेपी से करेंगे। सुमित्रा जी, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और साथ ही नेता विपक्ष हुड्डा ये कह रहे हैं कि जनता परेशान है, हर एक वर्ग परेशान है, अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार से जवाब लिए जाएंगे। ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को बधाई देना चाहती हूँ। 3 प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी का सुशासन लोगों ने देखा और हरियाणा में भी आने वाले समय में देखेंगे कि जिस तरीके से गरीब के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है, ये सारे आरोप बेबुनियाद है। हरियाणा में अगर गरीब की कोई हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मनोहर जी की जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास को लेकर चली है, आगे बढ़ी है, हरियाणा को बढ़ा है। हरियाणा अपने आप में रोल मॉडल है, जो पारदर्शिता हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो, अगर लाई है तो भारतीय जनता पार्टी मनोहर जी की नीतियां लेकर आई है। अगर कोविड जैसे काल में भी निकाला है तो भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है। पार्टियों के पास आज कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अभी सुन रही थी, बहुत ही सम्मानित नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। मैं बताना चाहती हूँ ज्योति जी आपके माध्यम से, अगर आज समय ये भी कम है तो 2 से 3 सेशन हो गए हैं हमारे, और जीरो हार किसने शुरू किया? उचित समय सबको दिया जाता है, लेकिन मुझसे सही बात प्रदेश के विकास के लिए,
हरियाणा की विधानसभा कटिबद्ध है, वचनबद्ध है और हरियाणा के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हर उस बात का जवाब देते हैं। अगर विपक्ष का भी कोई नेता अच्छी बात कहता है, सुझाव देता है, क्वेश्चन करता है, उसको आंसर करेंगे, 100% आंसर करते हैं। और लेकिन हरियाणा के विकास के लिए करेंगे। अगर विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है तो बरगलाने के लिए कोई भी बातें रख सकते हैं। मनीष कटाना जी, एक तो आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, ये सुमित्रा जी का कहना है कि लोगों को बरगलाने के लिए केवल आप लोग बातें करते हैं। लेकिन आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार सत्र में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा है। हरियाणा के युवा पलायन कर रहे हैं, बाहर विदेशों में जा रहे हैं अपना घर परिवार छोड़कर। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आजीविका के लिए, ना कि कोई पढ़ाई के लिए, या सिर्फ अपनी आजीविका के लिए बाहर पिछले 9 साल के कार्यकाल में जितने हरियाणा के युवा यहाँ से पलायन हुआ है, वो डाटा शायद भारतीय जनता पार्टी की हमारी बड़ी बहन है, बड़ी अच्छी प्रवक्ता हैं सुमित्रा चौहान जी, उनके पास होगा। दूसरा मुद्दा है महंगाई। जो आज महंगाई का जो आलम है जो हरियाणा में, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो सिलेंडर को लेकर हो, चाहे वो तेल को लेकर हो, किसी भी चीज़ की महंगाई। तीसरा मुद्दा आता है किसानों का एमएसपी का मुद्दा, किसानों को फसलों का उचित मुआवजा देने की बात, और जो इनकी पोर्टल वाली सरकार है जिसके लगातार पोर्टल हमेशा फेलियर मिलते हैं। चौथा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो इन्होंने आजकल प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लूट मचा रखी है कि लोगों का किसी का नाम गलत है, किसी का कुछ गलत है, प्रॉपर्टी आईडी के नाम से खुली लूट आज आप हरियाणा में कहीं भी देख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी आईडी चौथी, और पांचवी उसके बाद जो सबसे जो बड़ी बात आती है, आज हरियाणा में महिलाओं के साथ जिस तरीके का बर्ताव इस सरकार ने पिछले 9 साल अपना रवैया आजमाया, वो भी बहुत ही मतलब उसके लिए कोई शब्द नहीं है। जहां पर हरियाणा विधानसभा में खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खड़े होकर इन बात का जवाब मांगा कि जब आपके खेल मंत्री के ऊपर अगर किसी महिला कोच ने इतने संगीन आरोप लगाए हैं तो क्या उसका नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं बनता। लेकिन इन्होंने उस बात के लिए इनकार किया, और खट्टर साहब ने खड़े होकर जो उनकी वे ऑफ टॉकिंग थी, जो उनकी भाषा शैली थी, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। तो अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा शब्दावली अगर विधानसभा में अपने मंत्री के बचाव में, जिसके ऊपर महिला एक कोच द्वारा इतने संगीन आरोप लगाए गए, तो मेरे ख्याल से जो हरियाणा की जो आज दुर्दशा जो आज है, और मेरी बहन कोविड की बात कर रही थी कि कोविड से भारतीय जनता पार्टी ने निकाला, तो कोविड के टाइम में मैं एक बात बता दूं कि ऑक्सीजन के हम लोग निर्यातक हैं, हम निर्यात करते हैं ऑक्सीजन, हम सबसे बड़े वो हैं, और उसके बाद भी हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी पड़ी। लोगों को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दी गई जिसके कारण उनको ब्लैक फंगस और अन्य बीमारियों से उनको आज तक जूझना पड़ रहा है। मतलब ये वो लोग हैं जो ऑक्सीजन के निर्यातक होने के बावजूद हॉस्पिटलों में, हमने बहुत ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और मीडिया पे देखा कि किसी हॉस्पिटल ने कहा, अपोलो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है कि 24 घंटे की ऑक्सीजन रहेगी, 12 घंटे की रहेगी, 6 घंटे की रह गई। डॉक्टरों ने, गुड़गांव के डॉक्टरों ने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, और जिन लोगों को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दी गई उन लोगों को आज तक वो बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो ये कौन सी पीठ थपथपाने की बात कर रहे हैं। अगर स्कूलों की बात करें तो कितने सरकारी स्कूल, इन्होंने लगभग 5000 सरकारी स्कूल इनके कार्यकाल में बंद हो गए। अगर मेट्रो की बात करें तो मेट्रो का एक पिलर ये सरकार 9 साल में आगे नहीं बढ़ा पाई। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो कोई एक हॉस्पिटल बताएं जो इस सरकार ने बनाया हो, जिसकी सुविधा हो। आपने खुद चलाया कि गुड़गांव जैसे सरकारी हॉस्पिटल में 48 घंटे बिजली गुम, जहां पर पावर बैकअप तक का सिस्टम नहीं था। तो जो पूरा 70% रेवेन्यू हरियाणा का अगर गुड़गांव इकट्ठा करता है, और अगर यहां पर भी ये दशा है हॉस्पिटलों की, थोड़े से बारिश में यहाँ जल भरा हो जाता है, सड़कें भर जाती हैं। अगर युवाओं के साथ बात करें तो 32 बार सेशन को लेकर बात कर रहे हैं ज्योति जी, 32 बार पेपर लीक हुए हैं युवाओं के। अगर हम एग्जाम की बात करें तो 32 बार पेपर लीक हो गए। HPSCC का चेयरमैन पैसों के साथ गिरफ्तार हो रहा है। तो जो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, जो सुशासन की बात कर रहे हैं, तभी हो रहा है जब पारदर्शिता है। कोई भी अगर क्राइम करता है उसको पकड़ा जाए और रोका जाए, तो ये विल पावर होनी चाहिए सरकार की, इच्छा शक्ति को परिचय दे रहा है। सेक्रेटरिएट के अंदर, सेक्रेटरिएट में खुलेआम ये पारदर्शिता है। 32 बार पेपर लीक, ये पारदर्शिता है।
सरपंचों के सर चंडीगढ़ में बुला के फोड़े जा रहे हैं, युवा धरने पर बैठे हैं, सजा दी जाती है। चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे आशा वर्कर हो, के सारे आज कहां पर हैं? हर आदमी सड़क पर है। क्या ये सरकार है? ये लाठी और डंडों से सरकार चलती है? सरकार न्याय से चलती है। ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, विदेशों की बात कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं। जब हमारे गांव का बच्चा शहर में आता है तो वो प्रोग्रेस है, और जब शहर से दूसरे बड़े शहर जाता है, फिर विदेश जाता है, अपनी कोई शिक्षा के लिए जाता है, रोजगार के लिए जाता है। हमारी जब एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं हम, गरीब का बच्चा भी आज नौकरी मेरिट के आधार पर पाता है, पिक एंड चूज नहीं होता। और रही प्रोग्रेस की बात, आंकड़े सारे हमारे सामने हैं भाई। जनता जवाब देगी। चुनाव 2024 आ रहा है और सदन में आप पूछिए, हर चीज का जवाब मिलेगा, आंकड़ों के साथ देंगे सारी चीज। चलिए इनेलो पार्टी को चर्चा में जोड़ते हैं। सदन में बहुत मनीष सारे जी, आप जवाब बहुत पूछे, विस्तार आज से तक बहुत मुख्यमंत्री विस्तार दे नहीं से पाए। आप अपना उत्तर पूरा कर चुके हैं। अभी सुन लीजिए। अभी रेड्डी साहब, अभय चौटाला, हालांकि आप लोग दावा करते हैं अकेले विधायक हैं, लेकिन बाकी सभी विधायकों के बराबर के अकेले अभय चौटाला आपकी पार्टी का दावा रहता है। कभी स्पीकर के साथ, कभी भतीजे और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ उनकी बहस देखी जाती है। इस बार क्या थे अभय की पिटारी में? हाँ, देखिए, अभय सिंह चौटाला न तो डिप्टी सीएम के साथ बहस करते हैं और ना ही अभय सिंह चौटाला विधानसभा अध्यक्ष के साथ बहस करते हैं, बल्कि वो अभय सिंह के साथ बहस करते हैं। आप यदि पुराने सत्र को उठा करके भी देख लेंगे, उसकी वीडियो भी देखेंगे, तो आपको ये बिल्कुल आभास होगा कि वो जानबूझ करके अभय सिंह को जो ना चिढ़ाने का काम करते हैं, जिससे वो चिढ़ करके बल्कि उनकी बातों का जवाब बिल्कुल दृढ़ता से देने का काम करते हैं, जिसको आप बहस का नाम दे रहे हो। बहस नहीं करते, वो अपनी बात को सटीक तरीके से कहने का काम करते हैं। पिछले सत्र में हमने देखा बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष उसकी बात को कैसे काटते हैं, कैसे उनको बोलने ही नहीं देते, पहले ही रोकते हैं। लेकिन जो अब का सत्र है, देखिए, बिल्कुल एक एमएलए की हमारी सरकार है, हमारी पार्टी है कि एमएलए हमारे पास है, लेकिन 2024 में ये आप मान के चलो अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बन रही है। और हरियाणा प्रदेश में केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही चुनाव रह गया है। बाकी जितनी भी पार्टियां थी, उनके 5 स्टेट के इलेक्शन ने उनको अपना आईना दिखाने का काम कर दिया है। आम आदमी पार्टी 205 सीटों पर लड़ी, कहीं भी जमानत नहीं बचा पाई। जननायक जनता पार्टी कहीं कुछ नहीं कर पाई, और कांग्रेस पार्टी का भी बहुत ही बुरा हाल हो गया है। आप तो रीजनल पार्टी है हरियाणा की, आपका मुकाबला है नहीं है, आपकी पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर ही बात होगी। पिछले लोकसभा, उससे पहले जींद बाय इलेक्शन में क्या किया, लोकसभा में क्या किया, विधानसभा में क्या किया, 3 बाय इलेक्शन, जिसमें एक बाय इलेक्शन हम केवल इलाहाबाद की बात कर ले, उसमें भी मार्जिन कम हुआ। तो आप ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ मुकाबला आप लोगों का ही होगा। दूसरे राज्यों में तो है ही नहीं, आप दूसरे राज्यों की क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल मैं हरियाणा राज्य मुकाबले की बात कर रहा हूं, मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं। विधानसभा में हमारा मुकाबला भाजपा पार्टी से, और कोई पार्टी हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए मुकाबले में नहीं है। वो सबका आईना सबके सामने इन 5 स्टेट के इलेक्शंस में आ चुका है। दूसरी बात देखिए, जो विधानसभा के सत्र की बात आपने की है आज, मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि शायद अगला सत्र तो ये नहीं कर पाएंगे शीतकालीन सत्र, इस सत्र में कम से कम कुछ करके दिखाएं। पिछले विधानसभा सत्र में जो वायदे किए गए थे, जो अमेंडमेंट लाए गए थे, जो बिल पास किए गए थे, उनके ऊपर जरूर अपनी रिपोर्ट पेश करें। क्या उन बिलों को, क्या उन अमेंडमेंट को, क्या उन कार्यों को संपूर्ण किया गया है, उनको बताने का काम करे सरकार। दूसरी बात, मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार सभी विपक्षी दलों को भी पूरा समय दे, उनकी समस्या को सुने, क्योंकि विधानसभा सत्र सरकार का नहीं होता, वो प्रदेश का होता है, जिसमें सभी दल बैठ करके प्रदेश की समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श करने का काम करते हैं और समाधान निकालने का काम करते हैं। इसलिए सभी की समस्याओं को सुने, सभी को मौका दें और उसके ऊपर एक अच्छा सा समाधान निकालने का प्रयास करें। अभी जो हमारी बहन कह रही थी सुमित्रा जी कि हरियाणा रोल मॉडल है, मैं इस पर बात करना चाहूंगा। बहन जी, आप मुझे बताइए, आज दैनिक ट्रिब्यून में छपा है लेख, जिसमें लिखा है दिल्ली एंड हरियाणा इज मोस्ट अनसेफ फॉर वुमेन्स, और जो 2021 के कंपैरिजन में है, इस बार जो महिलाओं के विरुद्ध जो मतलब अपराध दर्ज हुए हैं, वो उनमें बढ़ोतरी हो रही है। 2021 में 16,658 केस दर्ज हुए थे,
जबकि 2022 में 16,743.5 वृद्धि के साथ। अब इससे यह आता है ज्योति जी, ये अपराधों में कमी होनी चाहिए या बढ़ना चाहिए? अगर हरियाणा रोल मॉडल है तो क्या पूरे देश में ऐसे ही महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ने चाहिए क्या? दूसरी बात, हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट पर 5 लाख रुपए का जुर्माना सिर्फ इसलिए करने का काम किया कि हरियाणा के विद्यालयों में बिजली कनेक्शन नहीं है, शौचालय नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाने वाली सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे विद्यालयों में बच्चियों के लिए टॉयलेट्स नहीं बनाए गए हैं, बैठने के लिए कमरे नहीं है, जिसकी एवज में पंजाब एंड हरियाणा सरकार ने 5 लाख का जुर्माना जड़ने का काम किया। क्या ये रोल मॉडल है जो पूरे देश में आप चलाना चाहते हैं? और काफी सारी बातें हमारे कांग्रेस के भाई मनीष खटाना जी ने कह दी, उनको रिपीट करके मैं टाइम खराब न करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि क्राइम के मामले में जहां महिलाओं की हमने बात की, अन्य क्राइम में भी हरियाणा प्रदेश में बढ़ोतरी हो रही है। बेरोजगारी के मामले में मनीष ने ठीक कहा कि हमारे युवा जो है प्रदेश को छोड़ छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं। वो विदेशों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे सुमित्रा जी, शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो अपना पेट पालने के लिए, रोजगार लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में आपने रोजगारों को बिल्कुल खत्म करने का काम किया है। झूठे आंकड़े पेश करके हमने 2 लाख नौकरियां दे दी, हमने इतनी नौकरियां दे दी, जबकि 2 लाख वैकेंसी आज भी खाली पड़े हैं, उनको भरने का काम नहीं किया जा रहा है। तो मेरा पुनः एक बार फिर आपसे निवेदन है कि इस आपके माध्यम से सरकार के पास भी ये जा रही होगी जरूर वीडियो, उनके भी आईटी सेल के लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे और इसकी रिपोर्ट भी भेजेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि इस आपका ये अंतिम शीतकालीन सत्र हो सकता है, इसलिए इसमें कोई सॉलिड ऐसे डिसीजन लेकर के आए, रोजगार के ऊपर लेकर के आए, शिक्षा के ऊपर लेकर के आए और क्राइम के ऊपर लेकर के आए, करप्शन के ऊपर लेकर के आए, कोई ऐसे सॉलिड डिसीजन ले ताकि आपको याद करें लोग कि भाई हाउस सरकार ने भी कुछ काम किए थे। अगली बार आप इसको राज्य उनके साथ ना जोड़ने का काम करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ना जोड़े। वहां के हालात से आप नहीं जीते हैं सुमित्रा जी, आप वहां के हालात से नहीं जीते, आप कांग्रेस के मिसमैनेजमेंट की वजह से जीते हैं, कांग्रेस के घमंडियापन की वजह से आप जीत गए हैं। अदरवाइज तो मैं कहूंगा वोटर तो आपको हराना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने जो घमंडिया रूप अपना लिया उसका फायदा आपको मिला। चलिए चर्चा में अभी आम आदमी पार्टी को जोड़ते हुए क्षेत्रीय पार्टी नहीं थी सुखवीर तंवर जी आपका मुकाबला कर सकती। यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, वो आपको शिकस्त देने का काम करेगी। सुखवीर तंवर जी, हालांकि आप लोग विधानसभा में नहीं है, एक भी विधायक आप लोगों का नहीं है, लेकिन सत्र को लेकर क्या कुछ आप लोगों की रणनीति रहेगी, क्या कोई प्लानिंग रहेगी सड़क पर सरकार को घेरने की? देखिए ज्योति जी, हम निरंतर सदन के बाहर हरियाणा प्रदेश की जो विगत की 10 साल की करीब 9 साल से ज़्यादा का जो विषय है, पहले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद जो गठबंधन की सरकार है, उनकी जो भी इनकी दिक्कत रही हैं, विफलताएं, उनको हम लगातार जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और हमें जनता से इनकी विफलताओं के प्रति बहुत अत्यंत सहयोग मिल रहा है। अभी मैं बात करूं, अगर हम शिक्षा की बात करें, सर्वप्रथम हजारों स्कूल बंद किए हैं और जिस तरह से अभी आप देख रहे होंगे, वो बहुत मामले रिपोर्ट नहीं होते हैं, लेकिन निरंतर सरकारी विद्यालयों में जिस प्रकार से स्कूली छात्राओं के साथ यौनाचार की शिकायत मिल रही है, वो आज के भी अखबारों में सुर्खियां हैं और अतीत में भी ये रही। अभी स्वास्थ्य की बहुत बड़ी बात है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस वक्त आप ये बात कर रहे हैं, दिल्ली सबसे अनसेफ दिल्ली भी है, रोजाना 3 रेप हो रहे हैं राजधानी में, जिसके केजरीवाल सरकार के मॉडल की आप लोग बार बार बात करते हैं। आप जो कह रहे हैं मैं उसे नहीं नकार रही हूँ, मैं नहीं नकार रही हूँ, इसे भी नहीं नकार रही हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन दिल्ली पर भी बात करना चाहता हूँ इस बात पे। ज्योति जी, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं बात करूंगा। चलो पहले दिल्ली पे ही बात कर लेते हैं। दिल्ली में सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा। दिल्ली में सुरक्षा की जिम्मेदारी है दिल्ली पुलिस की। और दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है?
केंद्रीय गृह मंत्रालय, और केंद्रीय गृह मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? निश्चित तौर पे अमित शाह हैं। और अमित शाह जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि एक वक्त के तड़ी पार, चलिए आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम दिल्ली भी कोर्ट से अनसेफ है, तो आज ये इस देश बीजेपी के ही गृह जिम्मेदार मंत्री थी इसके लिए, ये आपका कहना है? ज्योति जी अपनी बिल्कुल सीमाओं में 100%। मैं महिला सुरक्षा ज्योति पे जी मैं किसी बात बात को कहना उसमें चाहूंगी नहीं ले जाता। निश्चित मंत्री तौर अपना पे पतला नहीं जान एक सकते, आम आदमी केंद्र पार्टी सरकार पतला की नहीं विफलता जान है, सकती। अमित शाह की लेकिन विफलता, महिला सुरक्षा और एक मुद्दा अपराधी राजनीति से से भी कोई ऊपर उम्मीद नहीं की है। जा सकती। ये इसके महिला अलावा सुरक्षा ज्योति का जी, मुद्दा हम सबको इस बात को बहुत छोड़े, गंभीरता मैं से आगे बढ़ता हरियाणा हूँ। सरकार ने जितनी अरे छोड़ो, महिलाओं के जड़ मूल से, अरे छोड़ दो, अरे बहन जी छोड़ दो, बीच में ना बोलो, फिर बोल नहीं पाओगे आप, बीच में ना बोलो। ज्योति जी, अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य की। गुड़गांव में विगत के 9.5 साल में एक ईंट नहीं लगी स्वास्थ्य के नाम पे। ये अपने आप में हरियाणा की जो सरकार है विगत के 9 साल से ज्यादा की प्रत्यक्ष उदाहरण है। और बिजली की बात करें, दिल्ली और पंजाब में बिजली का बिल शून्य, हरियाणा में सबसे ज्यादा है। और सड़कों की बात करें, जर्जर और जानलेवा अनेक दुर्घटनाएं हरियाणा में सड़कों की वजह से हो रही हैं। अब कृषि की बात कर लूं मैं, विगत के 9 साल से ज्यादा जिस प्रकार से बुआई के समय में डीएपी नहीं मिला और आज यूरिया नहीं मिल रहा है, इनके जो पूंजीपतियों के पोषक होने का ये अपने आप में एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि निरंतर खाद की कालाबाजारी हो रही है। और बात करें युवाओं की, सीएमआई के आंकड़े हैं बेरोजगारी में सबसे ज्यादा है। 75% का जो झुंझुना गठबंधन सरकार ने थमाया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक थप्पड़ में सारा सिस्टम समाप्त कर दिया। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र की बात करें, 5 लाख से ज्यादा पेंशन इन्होंने गलत आंकड़ों के आधार पे पेंशन काट दी। इनके ही ये सरकार इस आंकड़े को नहीं मानती। अपनी आप जिस आंकड़े का हवाला दे रहे कि 5 लाख और 10 पेंशन लाख काटी से गई, ज्यादा राशन कार्ड, क्या आधार है इसका? आप शेयर करें। वो मैं डेटा भेज दूंगा आपको। इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी में जिस प्रकार से यासी कंपनी को इन्होंने 58 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर दिया और 90% से ज्यादा त्रुटियां आज हैं। और प्रॉपर्टी आईडी का जो विषय है, भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित उन्होंने कर दिए हैं। अब बात करें भ्रष्टाचार की, अगर मैं बात ना भी करूं, इस प्रकार से कोविड में जब कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, उस वक्त सरकार के संरक्षण में शराब की तस्करी हुई, सरकार के संरक्षण में रजिस्ट्री घोटाला हुआ और एचपीएससी में जिस प्रकार से एक अधिकारी करोड़ों रुपए लेता पकड़ा गया, मुझे और इस प्रदेश को कहने की जरूरत नहीं है। और पंचायती राज की अगर बात करें, 9 साल से ज्यादा का जो इनका कार्यकाल है, उसमें से 4 साल से ज्यादा जिस प्रकार से पंचायती राज भंग रहा और उसके बाद भी आज जिस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं की कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और नगर निगम और स्थानीय निकाय की भी बात करें, 2 साल से ज्यादा फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव नहीं करवाया। 2 साल के ज्यादा नगर निगम मानेसर का गठन हुए होंगे, कोई मतलब नहीं है, आलतू वालतू बेफिजूल की बात कर रहे हैं। और 1 साल के करीब गुड़गांव का हो गया। आखिर संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जिस प्रकार का इनका क्रियाकलाप है, उसका मतलब क्या है? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार पूर्णतः विफल हो चुकी है और हम जन जन तक इनकी विफलताओं को लेकर जा रहे हैं। और हम चूंकि सदन में नहीं है, लेकिन सदन के बाहर इनको, इनकी बेकायदियों को जनता के सामने रखेंगे और इनको निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश की सत्ता से बेदखल करेंगे। राजेंद्र जादून जी, आप कौन कौन से वो ज्वलंत मुद्दे देख रहे हैं जिनकी गूंज इस बार सत्र में सुनाई दे सकती है? ऐसा है कि हरियाणा में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, 3 विषयों पर तो समस्याएं कुछ न कुछ चलती रही हैं। पिछले सत्र में भी सुनाई देती रही।
और सत्ता पक्ष के विधायक भी इस तरह के मुद्दे उठाते रहे। कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं स्कूलों में टीचर नहीं है, तो कहीं कुछ और जवाब चला गया शिक्षा मंत्री की तरफ से। गठबंधन सरकार में जननायक जनता पार्टी शामिल है, उनकी विधायक श्रीमती नैना चौटाला ने भी मुद्दा उठाया कि स्कूल में टीचर नहीं है और शिक्षा मंत्री कुछ और जवाब दे रहे हैं। तो ऐसी समस्याएं शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समस्याएं तो आमतौर पर चलती रही। अब देखा जाए बेरोजगारी, महंगाई तो एक सर्वकालिक और सर्वव्यापी समस्या है। वो कहीं भी किसी भी प्रदेश में मिल जाएगी बेरोजगारी, और महंगाई भी है। महंगाई का तो बहुत बुरा हाल है इस समय, हर चीज के दाम बहुत आसमान छू रहे हैं। तो अब ये इन सरकारों को देखने की जरूरत है कि किस तरह से इस महंगाई को नियंत्रित किया जाए। और बेरोजगारी का भी है कि बेरोजगारी तो चलती रहती है किसी तरह से, जो है जिस तरह से आबादी में विस्तार होता है और जिस तरह से वयस्क अवस्था में जब युवा आते हैं तो उनको रोजगार की जरूरत होती है। उसके लिए सरकारें किस तरह से अपनी पॉलिसी तय करें कि सबको समय पर रोजगार मिलता रहे, और पढ़ाई का भी जो सिलसिला है वो लगातार इस तरह से चलता रहे। ये वैसे सरकार कुछ कदम तो उठा रही है कि ड्रॉप आउट बच्चों का सर्वे करवा रही है, फिर उनको शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए भी योजना बनाई गई है। काम तो चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि एक काम की एक गति भी होनी चाहिए। नहीं तो फिर जो है लंबा समय की योजना बन रही है, योजना पर काम हो रहा है, फिर अमल हो रहा है, तो धीरे धीरे जो है समय निकल जाता है और बेरोजगारी की स्थिति उसी तरह से बनी रहती है, शिक्षा की स्थिति भी बनी रहती है। अब स्कूलों में शिक्षकों की कमी है तो उनकी भर्ती की जानी चाहिए, उसका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया भी बहुत धीमी है। कहीं तो पेपर लीक हो जाता है, कहीं कोई कोर्ट में चला जाता है। तो ये मुद्दे बहुत है और इन पर चर्चा भी होना चाहिए और सरकार को उस चर्चा के प्रति उत्तरदायी भी होना चाहिए, जवाबदेही भी होना चाहिए। ये नहीं कि चर्चा हो गई और सरकार ने कुछ जवाब दे दिया और इसके बाद खत्म हो गया। ये है कि सदन में कौन कौन से मुद्दे उठाए गए, क्या क्या समस्याएं हैं, उसके क्या विश्लेषण हो सकता है, विश्लेषण करके उनका निराकरण भी होना चाहिए। तो ये सरकार को देखना है। विपक्ष का तो लगातार ये कहना है कि बहुत सत्र की अवधि कम रखी जाती है, लेकिन ये कुछ एक रवायत सी बन गई है। कोई भी दल सत्ता में होता है वो संक्षिप्त सत्र आयोजित करता है। इसके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान होना चाहिए कि कम से कम इतने दिन का सत्र तो हो ही सही, और फिर उससे आगे अगर बढ़ाना है तो वो कार्य सलाहकार समिति की बैठक में कुछ तय किया जाए, जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं और दूसरे भी होते हैं। तो ये देखने की बात है। सुमित्रा जी, इस बार भी नेता विपक्ष ये कह रहे हैं कि सत्र की अवधि नाकाफी है। हालांकि बीएससी की बैठक भी होती है, उसमें नेता विपक्ष भी होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी सुनी नहीं जाती उसमें। ये सबकी सहमति से होता है, सारी कमेटियां भी होती है और जरूरत के आधार पर होता है, और आवश्यकता होती है तो बढ़ा भी दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, और ये स्तर में आप देखेंगे भी, सबको साथ मिलकर सबकी राय के साथ प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध होती है, और स्तर की बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है तो बढ़ाती है। जैसी आवश्यकता नजर आती है, अपने अल्टीमेटली सबका ध्येय है हरियाणा का विकास हो, हरियाणा आगे बढ़े, उस विचार के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं। हुड्डा साहब की ओर से आज ये कहा गया कि क्योंकि सरकार के पास देने को उत्तर नहीं है, जवाब सरकार के पास होते नहीं किसी भी मुद्दे के लिए, इसलिए जवाब से भागती है, सत्र की अवधि को कम रखा जाता है। कभी नहीं भागे, खड़े होके ठोक के जवाब दिए जाते हैं। मनोहर जी दिल खोल के जवाब देते हैं। हुड्डा जी का जो प्रश्न होता है, हर बात का जवाब उनको मिला है, वो सभी जानते हैं। कुछ बातें वो हमारे वरिष्ठ हैं, बस इतना ही कहना चाहूंगी। जी मनीष खटाना जी, हर बार सत्र की अवधि को लेकर बात उठाई जाती है, बीएससी की बैठक होती है, नेता विपक्ष भी उसमें होते हैं। अब सुमित्रा जी कह रही सबकी सहमति से किया जाता है, लेकिन मीडिया के सामने कहते हैं कि सत्र की अवधि कम है, समय कम दिया जाता है। देखिए ज्योति जी, पिछली बार भी हुड्डा साहब ने ये बात सदन में भी उठाई थी और पहले भी कही थी कि सत्र की अवधि बहुत कम होती है, सत्र की अवधि बढ़ाई जाए ताकि हर विधायक, जनता के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता की आवाज़ को सदन में, वहाँ पर उनकी जो मूलभूत सुविधाओं से आज लोग जूझ रहे हैं हरियाणा के, उनको रख सकें। और हुड्डा साहब अगर सरकार से शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो भी सवाल पूछते हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी या फिर आज प्रवक्ता महोदय बता दें कि हरियाणा में विकास के लिए कितने पैसे बाहर से आए 9 साल के अंदर, बाहरी निवेश कितना आया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई,
मेट्रो कहां तक आगे बढ़ी, कौन सा विश्वविद्यालय बना, कौन सा हॉस्पिटल बना, गुड़गांव की सड़कों का क्या हाल है, जल भराव जल निकासी के लिए क्या किया गया। गुड़गांव में चारों तरफ कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, पूरा साल 6-6 महीने यहाँ पर सफाई कर्मी हड़ताल पे रहते हैं। ऐसा कौन सा वर्ग है जो इस भारतीय और जेजेपी की सरकार में जो वर्ग हड़ताल पर नहीं गया। आशा वर्कर ले लो, आंगनवाड़ी ले लो, बिजली ले लो, सफाई कर्मचारी ले लो, हर वर्ग ने, यहाँ तक कि पंच सरपंच नंबरदार भी इनके खिलाफ धरने पर बैठे, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। तो बातें कहने को, और जो बार बार जेजेपी और बीजेपी जिस एमओयू को लेकर आई थी बुजुर्गों की पेंशन को लेकर, उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया खट्टर साहब ने। 5100 रुपए पेंशन की बात थी, शराब की जो बात थी, आज 4 बजे तक गुड़गांव के ठेके खोले जाते हैं। तो हरियाणा के युवा को नशे में क्यों धकेला जा रहा है? एमएनसी के अंदर शराब परोसी जा रही है। ये कोई शिक्षा की बात नहीं हो रही, ये एजुकेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसी डेवलपमेंट, शराब की बात हो रही है। और सरकार ये कहती है कि हमने 10,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। तो जो लोग शराब के रेवेन्यू को लेकर अपनी पीठ थपथपाएं, तो वो हरियाणा के युवा के लिए उस सरकार की क्या सोच होगी, ये अपने आप में सोचने की बात है। अगर हुड्डा साहब सदन के अंदर हरियाणा के युवाओं की बात उठा रहे हैं, अगर शराब की बात कर रहे हैं, अगर शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो हुड्डा साहब हरियाणा की जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात कर रहे हैं, तो उसके लिए सरकार को कटिबद्ध होना चाहिए, सरकार को सच्चाई के साथ काम करना चाहिए। अगर सरकार ने काम किया होता तो आज हरियाणा की वो दुर्दशा नहीं होती जो आज, जहां हरियाणा आज बेरोजगारी में सबसे ऊपर पायदान पर खड़ा हो गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट देखे तो क्राइम में सबसे ऊपर जाके खड़ा हो गया, बेरोजगारी में सबसे ऊपर चला गया, महंगाई में आप देखिए कि हरियाणा के किसानों को जो सब्सिडी दी जाती थी वो भी समाप्त कर दी गई। अगर आज कोई किसान एग्रीकल्चर कनेक्शन अप्लाई करता है बिजली का, तो 2018 वाले कनेक्शन नहीं मिले अभी तक, 5 साल डिले चल रही है सरकार कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर। ये अपने आप में सोचने की बात है। जब तक हमारा किसान समृद्ध नहीं होगा, जब तक हमारा किसान तरक्की नहीं करेगा, तब तक कोई प्रदेश कैसे तरक्की कर सकता है। जो कृषि प्रधान प्रदेश अपने आप को कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, जो कहते थे 2022 में किसान की आय दोगुनी कर देंगे, तो क्या किसान की आय दोगुनी हुई? क्या एसवाईएल का पानी हरियाणा में आया? जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी तो सरकारों को काम करना चाहिए। सरकारों को अगर हरियाणा के अंदर एसवाईएल का पानी आता है तो उसमें वाहवाही किसकी होगी? बीजेपी और जेजेपी की होगी। भाई इनकी सरकार में पानी आया, तो आपको हरियाणा के, हम भी उस बात के लिए आपका धन्यवाद करेंगे, आपको हरियाणा के लोगों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करना चाहिए। जो लोग खिलाड़ियों के सम्मान में 2 शब्द नहीं बोल पाए, जो हरियाणा की बेटियों के सम्मान के लिए 2 शब्द नहीं बोल पाए, जिनकी सरकार में युवा बेरोजगार सड़कों पर बेचारा पिटने को तैयार है, उस सरकार से क्या अपेक्षा की जा सकती है? ये सिर्फ बदले की नीयत से ये सरकार काम करती है। चाहे बुजुर्गों की पेंशन की बात कर लो, उसको काटने बात कर लो, प्रॉपर्टी आईडी की बात कर लो, जो भ्रष्टाचार की जो बात करते थे, सुशासन की जो बात करते थे, आज आप तहसील में चले जाइए, खुला रेट है रजिस्ट्री का 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, कहीं भी चले जाइए आप मुझे एक ऐसा सरकारी वो बताइए जहां पर आप बिना पैसे के काम होता हो। प्रॉपर्टी आईडी एक बहुत छोटी सी चीज है, 10 से 15 हजार रुपए का रेट है ज्योति जी, उसको ठीक कराने का। अगर वो गलती से ठीक हो जाती है तो यूएलबी की साइट के, मतलब लोग यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। इन्होंने जो पोर्टल की सरकार बनाई, इनके पोर्टल ही नहीं चलते, कभी पोर्टल बंद है, कभी पोर्टल हैक हो गया, कभी सिस्टम हुआ है, कभी सर्वर डाउन है। मतलब हरियाणा के लोगों को आज जिन मुसीबतों से सामना करना पड़ रहा है, 2024 में ये लोग हुड्डा साहब के नेतृत्व में, हुड्डा साहब के हाथ के पंजे के निशान पर मोहर दबाकर हुड्डा साहब की सरकार बनाएंगे। 2024 में हुड्डा साहब पहली कलम से, जैसे 2009 की अगर हम बात करें तो हुड्डा साहब ने अपनी पहली 2005 में पहली कलम से किसानों के 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल माफ करे, किसानों के कृषि के उनका जो वो था उसको माफ किया, सब्सिडी का रेट बढ़ाया गया, जो काले कानून थे, जो किसानों को जब वो लोन नहीं दे पाते थे तो पुलिस पकड़ने आती थी, उसको बंद करने का काम करा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। तो हुड्डा साहब 2024 के अंदर पहली कलम से ये जो पेंशन है, जो जिन्होंने 5100 का वादा करता, हुड्डा साहब उसको 6100 करने का काम करेंगे, ओपीएस लागू करने का काम करेंगे, 100 वर्ग गज का प्लाट देने की बात करेंगे, 300 यूनिट बिजली माफ करने का करेंगे। और जिन खिलाड़ियों का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने कराया, आज तक एक भी खिलाड़ी को इन्होंने कोई
अगर सरकारी भर्ती में तो 4th ग्रेड की उन्होंने नौकरी देने का काम करा। हुड्डा साहब दोबारा से उन खिलाड़ियों को डीएसपी भर्ती करने का काम करेंगे। जहां हरियाणा पदक लाओ और पद पाओ की जो नीति के तहत हरियाणा देश में सबसे ऊपर था, 2% आबादी होने के बाद भी हम 66% हम वहां पर पदक लेकर आए। बहुत सारे आरोप लगा दिए। सुमित्रा जी, आपको कुछ कहना काउंटर में? एक तो देखिए, बेरोजगारी को लेकर बार बार सरकार को घेरा जाता है। आप लोग दावा करते हैं कि हरियाणा गठन के बाद सबसे अधिक सरकारी नौकरियां हमने दी हैं, लेकिन हुड्डा साहब बार बार ये कहते हैं कि बेरोजगारी और क्राइम में नंबर 1 कर दिया है हरियाणा को सरकार ने। इन मुद्दों को सत्र में भी उठाया जाएगा। क्राइम को कंट्रोल किया था मनोहर जी की सरकार ने किया है। तो फिर एनसीआरबी की रिपोर्ट कैसे बढ़ गई? के कार्य किए हैं तो मनोहर जी की सरकार ने किए हैं। और मैं कहना चाहूंगी, जो ये आरोप बेबुनियाद लगाते हैं, जिससे हमने एम्स तक बनाए हैं, हर क्षेत्र में आगे लेकर गए हरियाणा को। 2024 का चुनाव, ये तो लोकतंत्र है, हर 5 साल में आता है, और ये बता देगा कि 2024 में हम 10 की 10 लोकसभा जीतने वाले हैं और तीसरी बार हरियाणा में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोग जवाब देंगे हमने क्या किया, लेखा जोखा हम अपना जनता के बीच। ठीक है, चुनाव जीतना अलग बात है, और किसी भी पार्टी के लिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा गोल या टारगेट भी अपने आप में ये है, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो परेशानियां हैं, उनका जवाब तो सरकार को देना होगा। लोग तो चुनाव में ही जवाब देंगे। रेड्डी साहब, बेरोजगारी, क्राइम, बहुत सारे मुद्दे, पोर्टल को लेकर भी सरकार को घेरा जाता है, किसानों को लेकर भी सरकार को बार बार घेरा जाता है। दूसरी ओर सरकार ही कहती विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, जनता को बरगलाने का, गुमराह करने का प्रयास करता है। देखिए, ग्राउंड की हकीकत ज्योति जी ये है कि जो ये पोर्टल के शुरू करके अपने छाती ठोक करके कह रहे हैं कि हमने घर बैठे सेवा देने का काम किया है, असलियत ये है ग्राउंड लेवल पर जाकर के इनके पास बहुत बड़ी टीम होती है, सरकार के बहुत लंबे हाथ होते हैं। अगर सरकार सच्ची नियत से इसकी जानकारी हासिल करे तो ये पाएंगे कि पोर्टल शुरू करने के बाद जनता पहले से 3-4 गुना ज्यादा परेशान हो रही है। जब भी कोई व्यक्ति अपने किसी दफ्तर में, देखिए कर्मचारी हमारे भाई हैं, हमारे से बीच के गए हुए हैं, लेकिन जब मुखिया कमजोर हो जाता है, मुखिया ढीला हो जाता है, उसकी पकड़ नहीं रहती, तो उसमें सभी ढीले हो जाया करते हैं। आप किसी भी दफ्तर में जाकर के देख लीजिए, उनको बोलिए मेरा ये काम है, आपको कभी बोलेंगे चंडीगढ़ से पोर्टल को बंद कर दिया है, कभी बोलेंगे नेट नहीं है, कभी बोलेंगे साइट नहीं चल रही है, कभी इसको बोलेंगे कि इसमें जो ना करेक्शन कर रहे हैं, इसको अपडेट कर रहे हैं। यानी एक छोटे से काम के लिए पहले सीधे कह देते थे भाई आपके पास पेन है, रिकॉर्ड है, आप क्यों नहीं बनाते हो। आज सबसे बड़ा एक्सक्यूज ये मिल चुका है कि साइट नहीं चल रही है, और या फिर पोर्टल ऊपर से बंद हो चुका है, और जनता इसके लिए चक्कर काट रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस पोर्टल से ने जनता को और ज्यादा परेशान करने का काम किया है, और इतने बड़े बड़े बहाने जो ऑपरेटर को मिल चुके हैं जिनका आम आदमी के पास कोई जवाब नहीं होता और उनको खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। दूसरी बात देखिए, बेरोजगारी की बात आपने की, इसमें कोई संदेह नहीं, हम नहीं कह रहे, अभी हमारी बहन जी कह रही कि आरोप लगा रहे हैं। भाई हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तो रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। अगर आप मोस्ट अनसेफ वुमेन इन हरियाणा आपको ये आरोप लगता है तो ये मैं दिखा देता हूं, शायद आपको ये समझ में आ जाएगा। ये आज के दैनिक ट्रिब्यून में छपा है, दिल्ली नंबर 1 पर है, हरियाणा नंबर 2 पर है। तो ये रिकॉर्ड की बात है, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये आप जो है सीएमआई की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, सीएमआई तो नंबर 1 पर 35-37% दिखाते हैं, आप नहीं मानते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से श्रम विभाग की रिपोर्ट निकलती है, जो सर्वे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आती है, वो भी इंडिया की जो बेरोजगारी रेट है 7 पॉइंट समथिंग है और हरियाणा की 9 पॉइंट समथिंग है। वो भी कहता है कि हरियाणा सबसे नंबर 1 पर बेरोजगारी में। अब सरकार, आपकी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को यदि हम टेलीविजन के ऊपर बताते हैं तो आप आरोप बताते हो हमें, तो ये तो गलत बात, आपको नहीं बताना चाहिए, प्रदेश की जनता सुनती है। अगली बात क्राइम की बात आ गई, बेरोजगारी की बात आ गई, शिक्षा की बात आप ले लीजिए। क्या आपने 5000 स्कूलों को मर्ज नहीं किया? ये तो विधानसभा में सबके सामने रखा गया था। क्या हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने आपके गवर्नमेंट के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना नहीं लगाया? ये रिकॉर्ड की बात है। हम इल्जाम कहाँ लगाते हैं? इल्जाम लगाएंगे तो आप कहते हो कि लीगल नोटिस भेज देंगे, इल्जाम तो हम लगाते नहीं, हम तो आंकड़ों के साथ बात करते हैं। और देखिए पिछले सेशन की बात देखिए ज्योति जी, सरकार के कई मंत्रियों का बयान हमने सुना था सेशन में। उन्होंने कहा कि मेरे हलके की सड़कें खराब हैं, मेरे हलके में पीने का पानी की समस्या है,
मेरे हलके में विद्यालय की बिल्डिंग कंडम हो चुकी है, उसको रिपेयर करवाना है। पिछले सेशन वो मेरे ख्याल 26 दिसंबर को शुरू हुआ था, 3 ही दिन का सेशन था। 26 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर 2023, एक साल के बाद आप हमें वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें गवर्नमेंट के पिछले सत्र में ये समस्याएं आई थी, इन विधायकों ने, मंत्रियों ने, विपक्ष ने ये कमियां गिनवाई थी या इल्जाम लगाए थे, उनको हमने इतने % दूर कर दिया है, इतने % सुधार दिया है। या हर 9 साल से हम यही सुन रहे हैं कि भाई विधान शीतकालीन सत्र आ गया, मानसून सत्र आ गया, बजट सत्र आ गया, विपक्ष ने ये मुद्दे उठाए, सरकार ने ये आश्वासन दिए और वही ढाक के 3 पात अगले सत्र में फिर वही मुद्दे उठते हैं और फिर वही जो ना इल्जाम लगते हैं, वही आश्वासन और अश्योरेंस मिलती है और फिर ऐसे ही चल रहा है। आपने 2014 के बाद आज तक उठाए गए मुद्दों को कितना दूर और कितना हल करने का काम किया गया। स्कूल के बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं, हर घर नल से जल का नारा देने वाली सरकार के शासन में स्कूली बच्चे पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। हरियाणा जगमग 5600 गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने वाली सरकार के नारे के साथ 200 के लगभग स्कूलों में बिजली का कनेक्शन दिया, टैबलेट बांट रहे हैं कि आप नेट का प्रयोग कीजिए और बिजली के कनेक्शन आज तक नहीं है। और फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। भाई हम इल्जाम क्यों लगाएं? जनता देख रही है, जनता भुगत रही है, जनता आपको इसका फैसला 2024 में सुनाएगी। हरियाणा प्रदेश में ज्योति जी ग्राउंड की बात है, आज सभी दफ्तरों में किसी प्रकार का कोई सरकार का भय नहीं है, किसी प्रकार का सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सब अपनी मर्जी से जी चाहा तो काम कर दिया, नहीं जी चाहा तो नहीं किया, टरका देते हैं, वापस भेजते। इसलिए मैं कहता हूं कि हरियाणा प्रदेश को एक सख्त प्रशासक की जरूरत है, सख्त शासक की जरूरत है और वो है अभय सिंह जी चौटाला। आप हर उत्तर का वाइंड अप इसी बात के साथ 2024 में हरियाणा की जनता से मेरा निवेदन है आप कि हर उत्तर को इसी बात के साथ खत्म करते हैं। ठीक है, सुखवीर तंवर जी, अभी 2024 का जिक्र कर रहे रेडू साहब और साथ ही सुमित्रा चौहान जी की ओर से भी कहा गया कि जनता परेशान नहीं है और ये बात तब साफ हो जाएगी जब लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतेंगे, विधानसभा में भी बहुमत से सरकार बनाएंगे। जी देखिए ज्योति जी, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और हमें आज उन्होंने क्या कहा था महिलाओं के संदर्भ में कि किसी समाज की प्रगति का आकलन उसकी महिलाओं की प्रगति से होता है। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सिर्फ अगर हम बात करें, जिस प्रकार से संदीप सिंह जो पूर्व खेल मंत्री रहे, उनका जो आचरण रहा, कोर्ट में भी ट्रायल भी चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने बार बार विधानसभा में कहा कि नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे, और उसके बाद जेपी दलाल जी जो कृषि मंत्री है उनका विगत में जिस तरह का बयान आया, निश्चित तौर पे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए, मैं तो आपके माध्यम से कहना यह चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान हरियाणा सरकार जिसमें जज्बा भी शामिल है, जो दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी का अनुसरण करते हुए जो वायदे किए हैं, उन वायदों को सर्वप्रथम हरियाणा में लागू करें। इसके अलावा जिस प्रकार से कृषि की भी बात चल रही थी, 1810 एकड़ का जो विषय चल रहा है मानेसर गुड़गांव में, इलेक्शन तो आप लोगों ने भी लड़ा के हर जगह बुरी तरह से जमानत जब्त हुई आप लोगों की। आपको ये भी लगता है कि दूसरी पार्टी आप लोगों को फॉलो कर रही है? बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। नहीं ज्योति जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हुए कहना चाहता हूं कि हम इस राष्ट्र की सबसे नवीन राष्ट्रीय पार्टी हैं और आप इस बात की गारंटी कर लें, जिन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो हमारा प्रदर्शन है, हम जो जनता ने हमें समर्थन दिया है, हम उसका अभिनंदन करते हैं। और ये जो हमारे क्रांतिकारी साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, आने वाले समय में
राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी को जब अगली बार विषय आएगा उसका बहुत बहुत फायदा होने वाला है। आज हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, अगर आपके सवाल का जवाब दूं, क्या हालात थे 2014 से पहले? 2, 3, 4, 5, 6 कहानी खत्म। इसलिए विगत के किसकी क्या परफॉर्मेंस रही वो बात नहीं है। निश्चित तौर पे हमें बहुत प्यार मिला है और ग्राउंड पे हमने बहुत हमारे साथ जो भी क्रांतिकारी साथी जुड़े हैं उनका विषय तो निश्चित तौर पे इस पूरे उत्तर भारत को, मध्य भारत को फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था कृषि के 1810 एकड़ में जिस प्रकार से 55 लाख में जमीनों के अधिग्रहण करने का प्रयास हरियाणा सरकार कर रही है और जिस प्रकार से विरोध चल रहा है और 500 दिन से ज्यादा धरना चल रहा है और 1128 एकड़ का जो ब्याज नहीं दिया उसका अलग धरना चल रहा है। और आज चूंकि विषय है हरियाणा विधानसभा के जो विधानसभा की, उसमें मैं तो आपके माध्यम से कहना ये चाहता हूं कि हर विधायक को अपन, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का अवसर मिलना चाहिए। उसके लिए चाहे 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन जो भी बढ़ाना पड़े वो बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा भी चर्चा में बात आ रही थी, आज तक भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। निश्चित तौर पे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने जो जहां जहां जनता ने उनको अवसर दिया वहां बहुत बेहतरीन डिलीवरी दी है और हरियाणा प्रदेश की जनता भी अगर आम आदमी पार्टी को अवसर देगी तो निश्चित तौर पर 75 साल की बेकायदगियों को हटा के एक नवीन विकास का आयाम हरियाणा प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। चलिए आखिरी कमेंट्स की ओर चलते हैं। जादौन साहब, आखिरी कमेंट आपका सत्र को लेकर। चर्चा के लिए उचित मंच तो विधानसभा है, उस मंच पर जो है उसका समय, उस सत्र की अवधि इतनी होनी चाहिए कि जितने भी ज्वलंत मुद्दे उन पर चर्चा हो जाए और सरकार का जवाब आ जाए और सरकार उसके प्रति जिम्मेदारी से फिर आगे कार्य करने का संकल्प ले। ये महज आज ये स्थिति हो गई है विधायी सदनों की, एक महज खाना पूर्ति की जाती है ताकि संवैधानिक बाध्यता है उससे मुक्ति मिल जाए और कुछ विधेयक और कानून पास करवा लिए जाए। पहले ये था कि विधेयकों पर चर्चा होती थी और लंबी चर्चा के बाद जो है वो विधेयक पारित किए जाते थे, लेकिन अब होता क्या है, वो विधायक शिकायत करते रहते हैं कि हमें समय पर विधेयक नहीं मिले और विधेयक पर चर्चा भी नहीं हुई, संक्षिप्त चर्चा हुई और फटाफट जो है जिस तरह से काम निपटाया जाता है, जैसे फटाफट खबरें आती हैं उस तरह से विधेयकों को पारित करा के अपना जो है काम पूरा कर दिया जाता है। तो ये सरकार को बजाय इसके चर्चा करानी चाहिए। विधेयकों में भी कई बार कमी रह जाती। मैंने जो है कुछ खबरें देखी हैं जिसमें ये आता रहा है कि विधेयक में चर्चा न होने की वजह से इतनी कमियां रह गई और फिर कर्मचारी वर्ग को या संबंधित प्रभावित पक्ष को आंदोलन करना पड़ रहा है। तो सदन में चर्चा तो होनी चाहिए ना, गहराई से, थ्रेडवेयर, एक बारीकी से पूरी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर में ये प्रावधान बनाए गए हैं, इनके क्या प्रभाव है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या कमियां हैं। तो सरकार को ये देखना चाहिए और ये परंपरा समाप्त करनी चाहिए कि जो भी पावर में आता है वो औपचारिकता पूरी कर देता है सत्र बुलाकर और बस अपना विधायी काम निपटाया और हो गया काम। जी, मनीष कटाना जी, आज बैठक हुई आप लोगों की, एक बार फिर से 14 दिसंबर को भी बैठक होने वाली है जिसमें अंतिम तैयारी करेंगे। तो ये अंतिम तैयारी यही है कि जो हरियाणा की जनता के जो मुद्दे हैं जिनसे आज हरियाणा में त्राहिमाम है, जिनसे हरियाणा आज जूझ रहा है और जो वास्तव में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, जिससे सभी वर्ग का उत्थान हो, हरियाणा फिर से विकास की पटरी पर आगे बढ़े। जैसे हुड्डा साहब के कार्यकाल में एक बात सभी बात बोलते थे कि हुड्डा साहब के कार्यकाल में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और निवेश में 1 नंबर था, तो आज उसी क्रम को अगर आगे बढ़ाया जाए तो आज हरियाणा 10 साल की लगभग ये कार्यकाल पूरा करने जा रही है ये सरकार। तो पता नहीं हरियाणा को आज कहाँ होना चाहिए था, लेकिन हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और निवेश में तो गिरा और क्राइम और बेरोजगारी में बढ़ गया। तो उन चीज़ों के ये बहुत सारे मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे हैं, इनको जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि विधानसभा सत्र में उठाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्र की अवधि को बढ़ाती है और सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अपने हलकों की बात रखने का मौका दे,
तो मेरे ख्याल से ये भी लोकतंत्र की खूबसूरती है। और खट्टर साहब के पास जितना भी समय बचा है, अगर वो हरियाणा की जनहित के मुद्दों को उनको पूरा करने में अगर कोई काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब खुद उनका धन्यवाद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर कोई अच्छा काम सरकार करती है तो हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। अगर हम विपक्ष में हैं तो हमारा काम ये नहीं है कि हमें सिर्फ सरकार की हर बात के खिलाफत के लिए खड़ा होना है, लेकिन सरकार को वास्तव में ऐसे काम करने चाहिए जिससे हरियाणा के लोगों का भला हो। सुमित्रा जी, सभी पैनलिस्ट का कहना ये है कि समय ज्यादा हो ताकि मुद्दों पर चर्चा हो पाए, विधेयक पर चर्चा हो पाए, जनहित के अधिक मुद्दे उठ सके। सभी विधायक अपने हलकों की बात कर सकते। ज्योति जी बिल्कुल सही जो बात रखेंगे, और जिस तरीके से मनोहर जी की सकारात्मकता रहती है वो विपक्ष के विधायकों की सिर्फ विधानसभा में नहीं, अगर अपने विकास की बात उनसे करते हैं तो वो बिल्कुल बराबर के हिसाब से उनको उतना ही उनके हलके के विकास के लिए राशि भी देते हैं, उनकी बात भी सुनते और समाधान भी करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी का जो सकारात्मक रवैया है वो बिल्कुल अनोखा है, वो बिल्कुल बायस होके नहीं करते, सबका साथ। मैं फिर ये बात कहना चाहती हूँ कि पॉजिटिविटी के साथ हरियाणा को आगे ले जाने की बात करते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसको बढ़ाया भी जाएगा, जैसे डिमांड आती है। हरियाणा को एक साथ सभी विधायकों की राय लेकर आगे बढ़ने की उनकी हमेशा वो मिसाल कायम करते हैं, ये उनकी सोच है। हरियाणा के विकास के लिए वो सबकी सुनना चाहते हैं। रेड्डी साहब, चर्चा का आखिरी कमेंट आपसे। हाँ, देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अनेकों अडजॉर्न मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन हमने तैयार कर रखे हैं जो हम विधानसभा में रखेंगे और सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारे इनको एक्सेप्ट किया जाए और उसके ऊपर अब इनको बोलने का पूरा मौका दिया जाए ताकि जनता की समस्याओं को हम विधानसभा में उठा करके सरकार के सामने रखने का काम कर सके। क्या कहना सुखबीर तंवर जी आपको? देखिए, मैं राजौन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से 75% आरक्षण, रोजगार आरक्षण विधेयक का जो हश्र हुआ, निश्चित तौर पे मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं बिना चर्चा के ये पारित कराने का परिणाम था। अन्यथा बहुत ज्ञानवान लोग सदन में हैं, अगर इस पे सही चर्चा होती और जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस तरह का विषय नहीं होता। और इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय नहीं हो सकता कि सदन में कोई कानून पास हो, कोई विधेयक पास हो और उसको कोई भी न्यायालय रद्द कर दे। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो भी विधेयक हैं उनको पारित करने से पहले कम से कम जो भी सरकार हो वो जरूर देखे कि इसके अन्यथा क्या परिणाम होंगे, और सिर्फ राजनीतिक वाहवाही के लिए इस तरह के विधेयक नहीं लाने चाहिए, और लाते हैं तो फुल प्रूफ उसके साथ लाने चाहिए ताकि उसका कोई फायदा किसी भी प्रदेश की जनता और जन सामान्य को हो। सुखबीर तंवर जी, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर के। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।